आपने देखा होगा कि इन्होंने छोटे कॉन्फ्लिक्ट सारे अबैंडन कर दिए हैं। टोटल फोकस इज इन साउथ चाइना सी, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त भारत उठा रहा है विद द पार्टनरशिप ऑफ फॉर द यूएस। सबसे पहले तो मैं आपको 2016 में ले जाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आते ही एक ट्वीट किया था कि आपको शायद याद हो कि 35 और 37 बिलियन डॉलर हमारा पाकिस्तान खा गया, उसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या हुआ पहले आते ही। क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नेशनलिस्ट लीडर थे। वो अमेरिका फर्स्ट उनका स्लोगन था और वो चाहते थे, और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को कहा था, उन्होंने नेटो को कहा था। उन्होंने कहा था कि आप अपने पूरे पैसे दें वरना हम आपकी हिफाजत नहीं करेंगे। तो इसी रेफरेंस के साथ, और फिर मैं उसके साथ आपको ले जाना चाहता हूं कि 22 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने, जब आपने अफगानिस्तान से अमेरिका ने पुल किया ह्यूमिलिएशन के साथ, तो 22 सेनेटर्स थे जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया था कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ है, और उसके आधे उसके अंदर आधा जो था वो रेफरेंस या जो भी उन्होंने लिखा था वो पाकिस्तान का जिक्र था कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा, उसकी वजह से हमें ह्यूमिलिएशन लेनी पड़ी वहां से। अब आज जो मैं सबसे बड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं यहां पे निकी हेली की ट्वीट आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बेलारूस इन द पॉकेट ऑफ रशिया, जिम्बाब्वे इन द पॉकेट ऑफ चाइना, पाकिस्तान इन द पॉकेट ऑफ चाइना, कट ऑल देयर एड। अब उसमें ओरिजिनली इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है कि एक बहुत ज्यादा सेंटीमेंट है अगेंस्ट चाइना, और आपने देखा होगा कि इन्होंने डिसीजन ले लिया था तकरीबन लगभग 10 साल पहले कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के सिर्फ इन्होंने चाइना के पीछे जाना था। आपने देखा होगा कि इन्होंने छोटे कॉन्फ्लिक्ट सारे अबैंडन कर दिए हैं। टोटल फोकस इज इन साउथ चाइना सी, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त भारत उठा रहा है विद द पार्टनरशिप ऑफ फॉर द यूएस। और उसी तनाजर के साथ निकी हेली जो है, उन्होंने भी आज जो ट्वीट आज उन्होंने ओरिजिनली किया है, उन्होंने पानी के अंदर पत्थर फेंका है टू क्रिएट द नॉइस, टू क्रिएट द वाइब्रेशन, कि एक तो उनको शी इज सीकिंग अटेंशन। इस वक्त हर नंबर इज 7% नंबर। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे निकी हेली की कैंपेन क्या है। निकी हेली की कैंपेन रिपब्लिकन सर्कल्स में ये है कि शी लग रहा है जिस तरह स्पेकुलेशन है पार्टी के अंदर कि इनको सपोर्ट हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की, और सबसे ज्यादा डैमेज किसको करेंगे, ये फ्लोरिडा के कैंडिडेट रॉन डिसेंटिस को करेंगे, जो इस वक्त नंबर 2 है। ये उनके वोट तोड़ेंगी और प्राइमरी, और शी इज होपिंग फॉर टू जॉइन द टिकट विद डोनाल्ड ट्रंप। और यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये निकी हेली की पहली एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं है। पहले भी शी डजंट हैव अ गुड फीलिंग्स अबाउट पाकिस्तान, लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स ठीक है? किसी की भी नहीं है। चाइना भी आपसे नाराज है। ये यहां तो ये कह रहे हैं निकी हेली अपनी ट्वीट के अंदर कि पाकिस्तान इज इन चाइनाज पॉकेट, लेकिन वो भी नाराज है। उनका काउंसिल जनरल आज बंद पड़ा इस्लामाबाद के अंदर, वो सारे प्रोजेक्ट छोड़ के वापस जा चुके हैं। आपने 26 बिलियन डॉलर उनका खा के आपने उनके वीजे बना लिए आपने। तो ये दर हकीकत मसला ये है कि पाकिस्तान इज इन अ फ्री फॉल। इस वक्त अगर देखा जाए तो उसमें ना उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना उनकी फाइनेंस पॉलिसी है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल पॉलिसी है। इस वक्त 22 करोड़ लोगों को बिल्कुल कोई पता नहीं है कि इस वक्त उनके वहां हु इज द रूलर ऑफ पाकिस्तान, वहां पे शार्ट कौन कॉल कर रहा है, ये उनको कुछ पता नहीं है। अब देखें, पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सख्त जलील किया उन्होंने, उनकी कोई इस वक्त वैल्यू नहीं है। बच्चा जर्नलों के नाम पे ट्वीट कर रहा है ओपनली, और उसके बाद आज क्या हो रहा है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के हालात देख लें। सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है, अब उनकी बारी है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में नहीं बचा जो इस वक्त डिवाइडेड नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन इज डिवाइडेड। अमीरुल मोमिनीन है, उनको हर इंस्टीट्यूशन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। और अगर एक मिसाल है, एक मिसाल देता हूं कि अगर आ जाते हैं आज इलेक्शन, आज उन्होंने एक जिमनी इलेक्शन है, वहां से भी उन्होंने सीट जीती है। उनकी जेल भरो वो उनकी मूवमेंट थी वो तो खैर फ्लॉप हो चुकी है, और ही इज मूविंग टुवर्ड्स बनी गाला नाउ। लेकिन आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो ही विल विन द इलेक्शन विद हिज हैंड्स टाइड इन हिज बैक, ऑन हिज बैक। लेकिन क्या उसके आने से पाकिस्तान बच जाएगा? पाकिस्तान को जरूरत है इकॉनमी की, वो कहां से आएगी? वो फरमाते हैं जिहाद से इकॉनमी तो नहीं आएगी ना। वो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। तो जिहाद जो होता है उसके साथ इकॉनमी तबाह होती है, बनती नहीं है। इस वक्त वो खुद उनके बच्चे बैठे हैं इंग्लैंड में, तो लोगों के बच्चों को कह रहे हैं जिहाद करो, जेलों में जाओ। या तो खुद भी करें, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड पढ़ाने की ख्वाहिश और दूसरे लोगों के बच्चों को जिहाद कराने की ख्वाहिश, ये खुला तजाद है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखें, जिस तरीके से आपको IMF ने इस दफा हार्ड टाइम दिया है, और जिस तरीके से आपके अगले दिन रावलपिंडी के अंदर जो वो जनाजा था एक कश्मीरी लीडर का, उसके बाद जो आवाजें इंडिया भारत से उठ रही हैं कि वो फाइटअप में दोबारा जाना चाहते हैं, और इस वक्त फाइटअप का हेड जो है वो भी मिस्टर कुमार है। उसके बाद IMF पे इन्फ्लुएंस उनका, उसके बाद मैं बल्कि अगले दिन देख रहा था कि हु कंट्रोल्स IMF, उसमें नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद फाइटअप को कंट्रोल IMF करता है, यूनाइटेड नेशंस करता है, और वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी अजय बंगा आ रहे हैं, भारतीय निजात। तो आप कहां से भागेंगे यार? मुझे तो समझ नहीं आती। आप तो डेड एंड पे आप फंसते जा रहे हैं।
और जिस तरीके से उस जनाजे के अंदर हाफिज सईद साहब आए हैं और लग रहा था पता नहीं अदर देवर आर्मी और नॉट, बट देवर इन अ गियर ऑफ आर्मी, जो लोग उनके आसपास फिर रहे थे उनके पास हाईली वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन्स और मिलिट्री का यूनिफॉर्म था उनका। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त जरूरत थी इन चीजों की? जब आप आईएमएफ के अभी आपको चंद महीने हुए हैं फैटअप से निकले हुए, अभी आईएमएफ आपको कड़ी नजरों से देख रहा है, उधर से अफगानिस्तान आपको खराबी कर रहा है, इन माहौल के अंदर आपको जलसा करने की जरूरत थी उस जनाजे पे? लेकिन कोई आपके कोई रूल वहां पे कोई बंदा सेंसिबल बंदा कोई ये सोच सकता हो तो फिर वो ना। आप बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब यहां अपने रिलेशनशिप ठीक कर गए, मैं डिसएग्री करूंगा। वो यहां पे अपने रिलेशनशिप ठीक कर गए, पाकिस्तान का रिलेशनशिप ठीक नहीं किए उन्होंने, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने यहां पे आए हैं। अगले दिन किसी ने कहा कि वो आपके शेख रशीद साहब फरमा रहे थे, मैं उनकी जबान तो नहीं जो मैं आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स अबाउट इट, लेकिन उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्कों में जा रहा है जो भावड़े बाजार से भी छोटे हैं। आजकल लोग इसी तरह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान आते हैं दौरे पे, तो उन्होंने खूब एंजॉय, ठीक है करें, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करें, क्योंकि आपके वो सारे हर लोग ही वहां प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। देखें आप 85-83 आपकी फेडरल कैबिनेट में है, किसी को पता ही नहीं है। मेरा मकसद कि इस वक्त पाकिस्तान, हाउ पाकिस्तान इज विल सर्वाइव। अब मैं छोटी सी एक और बात आपको बताना चाहूंगा चीमा साहब, कि ये अभी तो आप सर्वाइवल मोड में है। इसी साल के अंदर $8 बिलियन के कर्जों की किस्तें आपने देनी है, इसी साल के अंदर $8 बिलियन, वो कहां से आएंगे? वो कहां से आएंगे पैसे? अभी तो आपके इनके जितने 5-6 हजार आपकी रूलिंग एलीट है, इनके तो बच्चे भूखे बैठे हैं लंदन और टोरंटो में। अभी तो पहले तो $2-4 बिलियन तो चाहिए उनकी फीसें देने, उनके घरों के खर्चे पूरे करने। $2-4 बिलियन तो आपको इमीडिएटली चाहिए उनके लिए, पाकिस्तान तो वो पहुंचेंगे ही नहीं। और दूसरा यह कि मैं निकी हेली से भी मैं किसी वक्त बल्कि कहूंगा, आप बेशक बंद कर दें अमेरिका पैसे देने, क्योंकि वो पैसे तो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। अमेरिकन एड वो पाकिस्तान कहां जाती है? वो इस्लामाबाद पहुंचती है, वहां पे मिल मिला के इधर उधर करके अकाउंटों में गई। लेकिन तार साहब, एक मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर वो एड पाकिस्तान नहीं जाती तो फिर वो कहां जाती है? और जो यहाँ पे यूएस मिशन बैठा हुआ वो भी तो मॉनिटर कर रहा है, यूएस एड है इतना बड़ा, वो भी तो मॉनिटर कर रहे हैं ना। मतलब मैं बताता हूँ, मैं जब भी पाकिस्तान गया हूं, मैंने पाकिस्तानी अखबार खोली तो फ्रंट पेज के ऊपर ऐड होती है यूएस एड वालों की। अगर आपको फ्रॉड और करप्शन मिले यूएस एड के किसी प्रोजेक्ट पेज पे कॉल करें। मुझे पागल है वो कि हर अखबार के मेन फ्रंट पे ऊपर वो ऐड देते हैं, हर रोज डेली बेस पे दे रहे हैं। आपकी हर एनजीओ फ्रॉड है, आपका हर कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉड है, तो वो क्या करें? वो देते तो हैं, देनी तो उन्होंने है, क्योंकि सुपर पावर है, उन्होंने अपनी पीआर के लिए तो करते हैं, उन्हें भी पता होता है खा जाना है इन्होंने, क्या करें? उन्हें पता है आपकी करप्शन का, क्या करें वो? लेकिन ये कि वो पैसा जो जाता है बाहर से, वो आपके ये जो आईएमएफ का पैकेज है, 23वां पैकेज है, यूएस एड है, आपके प्लाजे दुबई और लंदन में ऐसे नहीं बन गए चीमा साहब, वो रेत के नहीं है, वो डॉलरों से बने हैं, पाउंडों से बने हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, मैं तो आईएमएफ को लेटर लिखना चाहता हूं आज कि आपके टिम हॉटन की 60 इन हालात के अंदर जब आईएमएफ के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं आप, टिम हॉटन कम्युनिटी ने 61 ईयर्स का उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आईएमएफ को देखना चाहिए कि ये कौन है, कौन इनको जरूरत है आईएमएफ के पैकेज की, लम्हा फिक्रिया ये। लेकिन ये कि चीमा साहब आप मुझे उसको छोड़े, मैं आज बल्कि गिला है मुझे इस चीज का, मैं अगले दिन भी किसी से बैठ रहा था, हम सीएसएस करने वाले कौन है? मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, 18वें ग्रेड में पहुंचते जाते हैं, बच्चों को लंदन लेके आ जाते हैं, या मास्टर करने के लिए पाकिस्तान ट्यूशन फीस देता है उनकी अमेरिका या लंदन के लिए, वो खुद आते हैं, फिजिकली वापस जाते हैं, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, खाब आपने देखने फौरन। हर 18वें ग्रेड का बंदा पाकिस्तान को वो लूट रहा है, खा रहा है, खून चूस रहा है उसका। ये कोई थोड़े से लोग थोड़ी हैं ये देखे ना, जर्नैल कौन है? मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे आर्मी चीफ के वाले साहब कौन थे? प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। वो भूल गए आज के मेरा बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह हर बंदे की स्टोरी यही है, हर सीएसएस अफसर की स्टोरी यही है। मैं एक चीज सुनी है, लंदन है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, यहां से करके जाते हैं। इनको पता ही नहीं है। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था, उसका बैकग्राउंड पढ़े जरा उसका, he went from the public schools। वहां मां क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ? क्यों अपनी मां के कपड़े सुबह शाम ये फाड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं? शर्म नहीं इनको आती? कोई जमीर नहीं है इनके? हर सीएसएस अफसर मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से, लेकिन वो करता क्या है? शादी कर लेता है किसी अमीर और बड़े नवाब की बच्ची से, सारी जिंदगी उसके खर्चे पूरा करता है, गरीबों का खून चूस चूस के। चीमा साहब, इनको कुछ शर्म आई नहीं है, कोई लेगेसी नहीं, सोचते ही नहीं है कि कब्र में जाना है, वहां लेके क्या जाएंगे हम। और डोगर साहब 70 करोड़ का जवाब देना, वो कहता 70 करोड़ के घर में रह रहा है बंदा, पोजीशन उसकी क्या एसएसपी है। डोगर साहब ने तो सीएसएस किया होगा ना कभी। डोगर साहब कौन से नवाब पटियाले के जुआई हैं? लेकिन पता नहीं चीमा साहब, मैं तो हैरान होता रहा कि ये क्या अपनी मां के कपड़े फाड़ते हो यार, सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी मां को,
कौन सा मुल्क आपने देखा जो अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो? आप तैयार हैं आज? आप तैयार हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर रेडी। पेट्रोल खां सब हाथ में लेके फिर रहे, तीली लगाने की देर है। चलो चीमा साहब, फिर स्वाय आपके कुछ जजों के ऐसी सोनी है ना, बाकी कुछ होंगे जो नीचे से भी आए होंगे। मेरा ख्याल है पट्टी साहब पड़ा इस वक्त वो कहीं जो है नकवी साहब, मेरा ख्याल इज नॉट ऐसी सोनिया, लेकिन कई ऐसे है। लेकिन चले वो नहीं, लेकिन जो ऐसी सोनिया है तो पाकिस्तानी ना, लेकिन किसी को है पाकिस्तान का कोई ख्याल? किसी को? आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आज इटली के पास जो किश्ती गिरी है जिसपे 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी डूबे, सारे मंडी पौधे ने गुजरात के, उनका सोयो मोटो एक्शन कौन लेगा? सही कह रहे हैं। इस वक्त 55,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, 2 लाख से ज्यादा केसेस हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। इनको सिर्फ पॉलिटिकल केसेस ही नजर आते हैं? क्या बात है? सुबह अदालत खुलती, हाई कोर्ट की खुलती थी, शाम तक बैठ के वहां जिस तरह किराने की दुकान खोल के बैठे जज इमरान खान का इंतजार करते थे सारा दिन बैठ। ये सिस्टम, कोई मॉरल्स ही कोई नहीं, कोई शर्मो हया ही नहीं। उस बंदे को शर्म नहीं है जिसकी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है कि इंसाफ ये चीज है। आज कह रहा, कहता वो जज साहब को कह रहा है, वो कहता जी उठ के तुसी भी उस बैंकिंग कोर्ट से आया, कहता मैं फलाने चौक खलोता होते आके बैठ जाओ, अदालत इतने मेरे को चुक के लाया, और ही इज हेड ऑफ अ तरीके इंसाफ। चीमा साहब, ये दुख इस बात का होता है कि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के दुनिया नजर आती है। वहां पे जो 22 करोड़ है उनकी मत मारी जा चुकी, सुन करके रख दिया उन्होंने इनको। यहां नजर आता है कि बांग्लादेश आपसे, उन्होंने शुक्र किया आपसे जान छूटी। इस वक्त आपके अफगानी भी आपसे आगे निकले जा रहे हैं। उन्होंने भी जितनी आर्मी बेसिस थी वहां ट्रेड सेंटर्स बना रहे हैं वो, और ਤੁਹਾਡਾ मुंडा सोना तो कहना जिहाद करो। लेकिन जब तक कोई उस 22 करोड़ में से कोई मर्दे मोमिन पैदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान नहीं बच सकता। ताड़ साहब, ये मर्दे मोमिन इंडिया में तो देखें कोई मर्दे मोमिन नहीं है, वो अवाम ने, ये सारे मर्दे मोमिन, वो आपने डेफिनेशन गलत की। अपने मुल्क के लिए जो सिंसियर है वो मर्दे मोमिन है, जो हलाल खाता है वो मर्दे मोमिन है। मेरे ख्याल में अजय बंगा मर्दे मोमिन है, जो तरक्की की बुलंदियों को टच कर रहा है, जो पस्तियां दूसरी तरफ देखें आप जरा। मैंने आपको क्या अर्ज की थी, ज्यादातर आपके सीएसएस कौन है अफसर, ज्यादा असातिज़ा के लड़के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। देखें वो करते क्या पाकिस्तान के साथ, देखें आप तो चीमा साहब, आपके तो सारे क्लासमेट हैं, वो क्या कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ, जस्टिफाई कर रहे हैं वो। चीमा साहब, ये इस तरह नहीं है। मैं डीएनए पे बहुत रिसर्च कर रहा हूं, मैं शर्मिंदा हूं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं। उसकी वजह यह है कि हमारे डीएनए में सिर्फ बेचना है, वो भी सस्ता बेचना है। और आज मैं बता रहा हूं कि मादरे मिल्लत के कपड़े उतारने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? आप कोई अच्छा सा नाम उसको ढूंढ के उनको दें, क्योंकि वहां पे मर्दे मोमिन तो पैदा ही नहीं हो रहा, और 76 साल से नहीं हो रहा। आज की बात नहीं है ये, आपके हालात आज के नए नहीं है चीमा साहब, ये आपके हालात शुरू से ऐसे ही 1947 से। और कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट, देयर इज नो रिलीफ इन साइट एट ऑल। एम्बैरेसिंग, डिस्ग्रेसफुल। मैं कहता हूं वॉशिंगटन डीसी में पहली दफा एक कमरे के अंदर 15-20 पीएचडी एकेडमिया के इकट्ठे होकर पाकिस्तान के टेररिज्म पे बात कर रहे थे, और हमारे पाकिस्तान के एक नंबर 1 जर्नलिस्ट ने उसको किस तरह डिफाइन किया। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान इज, दिस इज व्हाट द पाकिस्तान। और यही और आपका कोई डिप्लोमेटिक मिशन, आपकी कोई एम्बेसी, कोई किसी जगह पॉजिटिव काम हो रहा हो तो चीमा साहब, मैं तो खुद चाहता हूं मेरे साथ कोई डिबेट करे यार, मुझे चैलेंज करे कि यार यू आर ऑलवेज नेगेटिव। मेरी तो खुद दिल करता है मैं पॉजिटिव चीजें देखूं, मुझे बताएं पीआईए बहुत आगे चली गई है। मैं सुनना चाहता हूं पाकिस्तान रेलवे बड़ा प्रॉफिटेबल हो गया है, पाकिस्तान स्टील मिल बहुत प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रही है। लोगों ने पैसे, लोग जितने वजीर आते हैं वो तनख्वाह नहीं लेते, वो सैकड़ों पे आ रहे हैं। मैं तो खुद ये सुनना चाहता हूं। इमरान खान साहब ने भैंसें बेच दी थी आज, लेकिन ऐसे हेलीकॉप्टर पे चढ़े उतरे नहीं उसके बाद। मैं तो खुद सुनना चाहता हूं। मैं तो खान साहब के लिए नफल मांग के बैठा रहता हूं, दुआएं मांगता था सुबह शाम। आपको शायद मेरे दफ्तर वालों ने बताया होगा कि मैं मुसलसल गाना लगाता था, बनेगा नया पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मैं अपने ऑफिस में अपने अमेरिकन दोस्तों को सुनाता था वो गाना, बनेगा नया पाकिस्तान, आएगा इमरान। तार साहब, आप भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छे से समझते हैं। आपको लगता है कि इन हालात में इमरान खान को वापस आने दिया जाएगा? मैं जाती तौर पे मैं सारे दिन ये आर्टिकल इनके पढ़ के, हामिद मीर के और इनके सार आलम के और दूसरे सब के पढ़ के कंक्लूड कर चुका हूं, पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त सख्त हाथ के साथ कंट्रोल करने की जरूरत है, और वो एक ही आदमी हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। सख्त फैसलों की जरूरत। सख्त फैसला कौन कर सकता है? सख्त फैसले कौन करेगा? जो जेल नहीं भर सकते वो सख्ती उनको क्या पता? एक दिन रात को पकड़े गए, सुबह सारी फैमिलियों ने हाईकोर्ट में पिटीशन दे दी। ये सख्त फैसले करने वाले, ये चूरियां खाने वाले पुत्र जे यार जे, ये टिकटाक वाले जे, ट्वीट वाले जे, ये कौमां दे फैसले नहीं कर सकते। सख्त हाथ से जब तक इनको डील नहीं किया जाएगा, कुछ सख्त डिपार्टमेंट नहीं करेगा, कोई एक सख्त मर्द इनको हाथ, मर्दाना हाथ चाहिए, बच्चों वाले हाथ नहीं, औरतों वाले हाथ नहीं चाहिए। ये जनाने जेड़े मुड़े ना, जनाने कूड़े जे बच्चे जेड़े एस्टम चढ़े, दिस इज नॉट द, दे कैन नॉट सेव पाकिस्तान। इस वक्त ये जो ये टिकटॉक वाले पप्पू बादशाह जो है ये नहीं चला सकते। लेकिन तार साहब, अवाम तो उनके साथ है। हाँ जी, मर्दाना
अवाम तो उनके साथ है, डीजी खान में कल वो इलेक्शन जीती, अवाम तो उनके साथ। चीमा साहब, अवाम हर बस के अड्डे के ऊपर मदारी वाले के पास 500 बंदा खड़ा होता है, आप कहते हैं अवाम है वो? हर लकी रानी सर्कस के ऊपर 10-10 हजार लोग होते हैं, 5-5 हजार थप्पड़ मार रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, आप अवाम उनको कहते हैं? ये जमे गफीर है, पार्टी करने आता है, ये कौन सा है? आप समझते हैं ये फैसले लेने देने आए हैं? तालीम के हालात है इनके। खान साहब ने मुझे ये बताया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के जाके, ये कैसा ये स्लोगन चेंज किया है इन्होंने रियासत मदीना का, और ये सियासत नहीं जिहाद है, क्यों चेंज किया उसने? मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, क्यों किया? उन्हें पता है इन्हें नहीं देना, इतने विकदा है नए पाकिस्तान से रियासत मदीना, नया पाकिस्तान रियासत मदीना, अमर बिन मारूफ, उसने ये ऐसे नहीं चेंज किया। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, प्ले बॉय, मैकियावेली जूनियर। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये एक बस वो समझते हैं कि जिंदा कैसे रहना है, अपनी सियासत कैसे करनी है। नहीं, जिंदा नहीं रहना, नहीं चीमा साहब, जिंदा तो वो लंदन में भी थे। लूटना किस तरह, साथ अपने पप्पू बच्चों की टीम जो 25-25 साल के लौंडे लपाड़े, उनको अरबपति किस तरह बनाना, दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई यूरोप और अमेरिका से भारत ने किस तरीके से फ़ायदा उठाया है ना, मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। भारत ने किसी एक पश्चिमी शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अमेरिका और यूरोप के साथ संबंध बनाए रखे। इससे भारत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फ़ायदे मिले। अमेरिका से तकनीक, निवेश और रक्षा सहयोग, जबकि यूरोप से व्यापार, पूंजी, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी। यानी भारत की रणनीति काफ़ी हद तक ये रही कि जहां जिस देश के साथ में सहयोग से फ़ायदा हो वहां सहयोग किया जाए। पिछले वर्षों में अमेरिका और यूरोप की कंपनियां अपने सप्लाई चेन्स को चीन पर अत्यधिक निर्भरता से कम करने की कोशिश कर रही है। भारत ने इसे चाइना +1 अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, भारत ने मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की कोशिश की है। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि भारत सिर्फ एक बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के सामने कठिन परिस्थितियां थी। ठीक है, अमेरिका और यूरोप रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे थे, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने पुराने ऊर्जा संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं किए। भारत ने अपेक्षाकृत सस्ती रूसी ऊर्जा खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा लागत का लाभ उठाया, जबकि अमेरिका और यूरोप के साथ भी रणनीतिक संबंध बनाए रखे। यह भारत की विदेश नीति की एक खास विशेषता दिखाता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार निर्णय लेना। अमेरिका और यूरोप भारत के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक और निवेश साझेदारों में शामिल हैं। भारत ने इन बाज़ारों का उपयोग आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स और अन्य उत्पादों के रूप में किया। ठीक है, साथ ही भारतीय कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप में निवेश और अधिग्रहण भी किए। इसका अर्थ ये है कि संबंध केवल भारत को पश्चिम से निवेश मिलता है तक सीमित नहीं है। इस अर्थ का संबंध ये है कि भाई भारत को पश्चिम से निवेश मिलता है तक सीमित नहीं है। भारतीय कंपनियां भी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। अमेरिका और यूरोप के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, रिसर्च और हाई वैल्यू कैपिटल का बड़ा आधार है। भारत ने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में पश्चिमी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल सस्ता श्रम किसी देश को विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बनाता। टेक्नोलॉजी प्लस कैपिटल प्लस स्किल्ड वर्कफोर्स प्लस लार्ज डोमेस्टिक मार्केट का संयोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक और तेज़ी से बढ़ता कंज्यूमर मार्केट है। अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत केवल एक जियोपॉलिटिकल पार्टनर नहीं, यह एक विशाल कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी है।
यही वजह है कि भारत अपने बाज़ार का इस्तेमाल बातचीत में बार्गेनिंग पावर के रूप में कर सकता है, ठीक है? सरल शब्दों में समझे तो पश्चिम को भारत चाहिए, भारत को पश्चिम की टेक्नोलॉजी और कैपिटल चाहिए। दोनों की ज़रूरत के कारण भारत की नेगोशिएटिंग पोजीशन मजबूत होती है। भारत ने लंबे समय तक रूस से बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरण खरीदे, लेकिन अब अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाया है। इससे भारत का उद्देश्य केवल हथियार खरीदना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट प्रोडक्शन और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना भी है। यानी भारत धीरे-धीरे बायर से मैन्युफैक्चरर बनने की दिशा में बढ़ना चाहता है। भारत की रणनीति का एक दिलचस्प पहलू ये है कि अमेरिका और यूरोप स्वयं भारत के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं। ऐसे माहौल में भारत के पास विकल्प बढ़ जाते हैं। अगर एक साझेदार किसी क्षेत्र में बेहतर टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट देता है, तो दूसरा किसी अन्य क्षेत्र में वो भारत अपने हित के अनुसार दोनों के साथ सहयोग कर सकता है। इसे मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है? लेकिन जैसे भारत ने अमेरिका और यूरोप को देखो, ये चीज़ है कि इसमें ना ये यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई भारत ने अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और यूरोप के साथ में अच्छे संबंध तो रखे ही हैं, ठीक है? बल्कि भारत ने उनके साथ मजबूत आर्थिक और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को अपने राष्ट्रीय हित में इस्तेमाल करने की कोशिश भी की है। अमेरिका और यूरोप आज भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत भी उनके लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं, इस मतलब कि इस तरीके से पूरी निष्कर्ष निकालें तो पूरी तस्वीर में देखा जाए तो भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच मौजूद जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, चीन से सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, पश्चिमी टेक्नोलॉजी और कैपिटल, अपने विशाल बाजार तक अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इन सभी को एक साथ इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक और रणनीतिक बार्गेनिंग पावर बढ़ाई है। और भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि वह धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है जहां भारत को केवल दूसरे देशों की ज़रूरत ना हो, बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी भारत की ज़रूरत महसूस हो। ठीक है भाई, भारत इसी चीज़ से आगे बढ़ रहा है। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।